कहानी शुरू होती है धरती के 2071वें साल में, जहां इंसानों को अर्थलिंग नाम से जाना जाता था। 20 साल पहले हुई इंटरगैलेक्टिक वार की वजह से धरती पर कई प्रकार की बीमारियां फैली होती हैं, जिनसे सभी लोग प्रभावित होते हैं। ये वॉर चर्नो नाम के एक साइंटिस्ट ने शुरू की थी, जो कि अपने डेडली वेपन्स की मदद से पूरे यूनिवर्स पर कब्जा करना चाहता था। और अब चर्नो दुनिया का सबसे डेंजरस कैदी है, जो कि अर्थ की एक अंडरग्राउंड प्रिजन में कैद है। इसके बाद हमें एंटोन नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है, जो कि पानी भरने के लिए एक लाइन में खड़ा था, पर एकदम ही उसके ऊपर वहाँ एक खंबा गिर जाता है। वो किसी तरह उस खंबे से तो बच जाता है, पर हमें दिखाया जाता है कि ये खंबा अपने आप नहीं, बल्कि एक मिस्टीरियस क्रिएचर ने उसके ऊपर अपनी पावर की मदद से गिराया था। इस क्रिएचर का नाम वालिया होता है, जो कि चर्नो की ही बेटी थी। वालिया अपने आप को चर्नो के पास एक स्पेसशिप जैसी दिखने वाली प्रिजन में प्रोजेक्ट करती है। हमें पता लगता है कि चर्नो ने वालिया को एंटोन का डीएनए लाने का काम दिया है, जिसमें वो बार बार फेल हो रही थी, जिसकी वजह से चर्नो का इन्वेंशन, जिसका नाम प्रोटोजीन था, वो पूरा नहीं हो पा रहा था। और प्रोटोजीन ही चर्नो की जेल से आजाद होने की आखिरी उम्मीद थी। इस इन्वेंशन को पूरा करने के लिए एंटोन के डीएनए सेल्स की बहुत जरूरत थी, क्योंकि वही एक आखिरी इंसान था जिसमें ये प्रोटोजीन सेल्स थे। इसके लिए चर्नो अपनी बेटी वालिया को जरूरत पड़ने पर एंटोन को मारने तक की बात कह देता है, जो कि वालिया को इतनी अच्छी नहीं लगती। जहां चर्नो की जेल धरती के गहरे अंडरग्राउंड में थी, वहीं एक फ्लावर जैसी दिखने वाली स्पेसशिप धरती के बिल्कुल ऊपर आसमान में थी। ये स्पेसशिप एक स्टेडियम थी, जहां कोस्मोबॉल नाम की एक स्पोर्ट खेली जाती थी। इस खेल में 4 लोगों की टीम एक वेवेटर नाम की एनर्जी बॉल को 5 बार किक करके अपना गोल करते थे। यह गेम एक इंटरगैलेक्टिक गेम थी, जहां दूसरे प्लेनेट के लोग भी हिस्सा लेते थे। धरती की टीम के प्लेयर्स स्टैन, नताशा और पेले नंबर्स में कम होने के बावजूद भी दूसरी टीम पर भारी पड़ रहे थे। और ये कोस्मोबॉल की गेम पूरी धरती पर ही बड़ी बड़ी स्क्रीन में कास्ट हो रही थी और सभी के मनोरंजन का साधन बन रही थी। पर दूसरी ही तरफ एंटोन इन सब चीजों से परेशान था कि सभी लोग अपना काम धंधा छोड़कर इस गेम को देखने में लगे हुए हैं और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वो कहता है कि इस गेम को देखने के बजाय अगर ये टाइम कहीं और लगाया जाए तो अच्छा है। स्टेडियम पर हम देखते हैं कि दोनों टीम्स एक दूसरे को काफी अच्छे टक्कर दे रहे थे, पर जिन बॉल्स के साथ वो खेल रहे थे वो कोई आम बॉल नहीं, बल्कि चर्नो के वेपन्स हैं, जिन्हें वो अर्थ के बाहर भेज रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि चर्नो एक बॉल को अपने कंट्रोल में लेकर उससे 2 गार्ड्स को घायल कर देता है। बेलो को जब इस बात का पता लगता है तो वो इस गेम को रोककर वेवेटर को अपने कंट्रोल में लाता है, जिसे फिर से प्लेइंग फील्ड में भेजकर गेम को कंटिन्यू किया जाता है। गेम तो टाई हो जाती है, पर ये पहली बार थी जहाँ धरती की टीम इस गेम के फाइनल्स में जाने में सफल हुई है। चर्नो इन चीजों को देखकर बहुत गुस्सा होता है कि उसका बनाया एक और पावरफुल वेपन पत्थर के टुकड़े में बदल दिया गया है। रात होने पर जब एंटोन अपने घर आता है तो देखता है कि उसकी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ने लगी है। वो उनकी दवाई लेने भागकर फार्मेसी की तरफ जाता है, जहाँ उसे अन्या नाम की एक लड़की मिलती है, जिसके साथ मिलकर वो फार्मेसी के अंदर घुसता तो है, पर तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। एंटोन अकेला ही चोरी की दवाई लेकर उनके सामने आ जाता है, ताकि वो अन्या को ना ढूंढे और वो उनसे बचकर भाग सके। एंटोन जैसे ही पुलिस वालों को चकमा देता है, उसकी टक्कर एक ट्रक से हो जाती है। पुलिस ऑफिसर जब ट्रक के सामने चेक करता है तो उसे वहाँ दवाइयों के सिवा कुछ नहीं मिलता। वो लोग कंफ्यूज होकर वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि वो ट्रक ड्राइवर और कोई नहीं बल्कि वालिया थी, जिसने रूप बदल रखा था। बाद में हमें ये पता लगता है कि वालिया ही अन्या है, जो अब तक एंटोन के साथ थी। इस एक्सीडेंट के शौक और डर की वजह से एंटोन की पावर्स एक्टिवेट हो चुकी थी, जो कि थी टेलीपोर्टेशन, और वो अपनी जगह से कुछ दूर टेलीपोर्ट हो गया था। अन्या के रूप में वालिया एंटोन को अपनी सीक्रेट बेसमेंट में लेकर जाती है, जहाँ वो एंटोन के करीब आने की कोशिश करती है और बताती है कि कैसे वो भी कोस्मोबॉल गेम को नापसंद करती है। अन्या मजाक मजाक में एंटोन के सर के बाल खींच लेती है, ताकि उसमें से एंटोन का स्पेशल डीएनए निकाला जा सके, पर बहुत कम होने के कारण चर्नो का इन्वेंशन उस डीएनए के साथ कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। जब दूसरी तरफ एंटोन अपने घर आता है तो देखता है कि वहाँ बेलो और बाकी टीम के मेंबर्स भी खड़े होते हैं। बेलो एंटोन की टेलीपोर्टेशन की ताकत से इंप्रेस होकर उसे उनकी टीम में शामिल होने का प्रस्ताव देता है, पर एंटोन उसी वक्त ये कहकर मना कर देता है कि उसे कोस्मोबॉल नहीं पसंद और वो यहीं रहकर अपनी बीमार माँ का ख्याल रखना चाहता है। टीम की मेंबर नताशा तब एंटोन से कहती है कि उसकी माँ का इलाज वो लोग करेंगे अगर एंटोन टीम में शामिल होने को राजी हो जाता है। वो इस बात के लिए बेलो और एंटोन दोनों को मना लेती है। एंटोन को जब स्पेसशिप में लाया जाता है तो वहाँ की चीजें देखकर वो चौंकता है। बेलो एंटोन का डीएनए सैंपल कलेक्ट करके उसका एक छोटा सा कंपेनियन स्पटनिक तैयार करता है। स्पटनिक एक रोबोट है जो गेम्स के दौरान एंटोन का गियर और आम जिंदगी में उसका बडी है। टीम अथनी के हर एक प्लेयर के पास एक एक स्पटनिक था, जो कि उनके डीएनए से बनाया गया था। एंटोन प्रैक्टिस की शुरुआत में बहुत परेशान होता है, पर कुछ समय के बाद वो अपनी एबिलिटीज को कंट्रोल में कर लेता है। बेलो इस चीज से इंप्रेस होकर एंटोन को आने वाली गेम्स में खेलने के लिए कहता है और नताशा के साथ एक इंटरगैलेक्टिक मीटिंग करने के लिए निकल जाता है। इस मीटिंग में वो सभी से एंटोन की मदर की
की डिसीज का क्योर ढूंढने के लिए मदद मांगता है। वो सबको बताता है कि एंटोन किस तरीके से एक बहुत ही स्पेशल एथलीट है। अब हम देखते हैं कि एक तरफ नताशा एंटोन के करीब आने की हर कोशिश कर रही होती है, तो दूसरी तरफ अन्य एंटोन की कोस्मोबॉल के प्रति नफरत का फायदा उठाकर उसे एक जहर देती है जो कि उस पूरी शिप को तबाह कर सकता है। अन्य सबसे छुपकर एंटोन को किस करते हुए उसे वो जहर पकड़ा देती है। एंटोन के स्पटनिक को अन्य पर शक होता है। नताशा एंटोन को बताती है कि स्पटनिक अपने ओनर्स के लिए आने वाले डेंजर्स को स्कैन कर लेते हैं और उसी हिसाब से बिहेव करते हैं। गेम से पहले होने वाले स्कैन में उस जहर का किसी को पता नहीं लगता। गेम के लिए तैयार होते वक्त वो जहर एंटोन के ग्लव्स के नीचे आ जाता है, जिसे वो सबके वहाँ से चले जाने के बाद स्पेसशिप के ऊपर गिरा देता है। स्टेडियम में एंटोन बहुत से लोगों को देखता है जो कि उसके लिए चीयर कर रहे थे। वहीं धरती पर भी उसकी माँ पुलिस ऑफिसर के साथ एंटोन की गेम देखने के लिए बैठी थी। गेम शुरू होती है पर एंटोन वहाँ पे साइड में ही बैठा रहता है, जिसकी वजह से गेम देखने आए लोग उस पर चिल्लाने लगते हैं। बेलो गेम को रोकता है और एंटोन को समझाने के लिए उसे अपने साथ ले जाता है। वो उसे बताता है कि कैसे कोस्मोबॉल सिर्फ एक गेम नहीं बल्कि सभी लोगों की आखिरी उम्मीद है, सबको चरणों के वेव ईटर इन्वेंशन से बचाने के लिए। ये बात पता लगने के बाद एंटोन को अपनी गलती महसूस होती है और वो भागकर उस जगह पर जाता है जहाँ उसने जहर को गिराया था। वहाँ जाकर पता लगता है कि जहर तो पहले ही पूरे स्टेडियम में फैल चुका है। एंटोन स्टेडियम के अंदर जाकर चिल्लाने लगता है, जिसके बाद बेलो उस जहर को नोटिस करते हैं। वो उसे वहीं फ्रोज करने की कोशिश करते हैं पर बहुत ज्यादा पावरफुल होने की वजह से वो जहर शिप में फैलने से नहीं रुकता। नुकसान से बचने के लिए शिप ऑटोमेटिकली अलग होना शुरू हो जाती है। नताशा बाकी सब लोगों को बचाने की कोशिश करती है पर एक वेव ईटर उसकी तरफ बढ़ने लगता है। एंटोन ये देखकर उसे बचाने उसकी तरफ जाता तो है पर वेव ईटर से टकराने की वजह से बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो तुरंत आन्या के पास इन सब चीजों का पता करने के लिए जाता है, जहाँ उसके सामने आन्या की सच्चाई आ जाती है। वालिया एंटोन को बेहोश कर उसका डीएनए कलेक्ट कर लेती है। एंटोन पर आए इस खतरे को डिटेक्ट कर उसका स्पटनिक उसके पास आता है और वो अपनी सारी एनर्जी एंटोन को बचाने में लगा देता है। एंटोन के डीएनए से चर्नो अपने इन्वेंशन को एक्टिवेट कर लेता है जो कि एक बड़ा सा मॉन्स्टर था। चर्नो उस मॉन्स्टर को अपने साथ लिंक करता है जिससे उस पे उसका पूरा कंट्रोल रह सके। एंटोन के डीएनए की वजह से वो मॉन्स्टर भी टेलीपोर्ट कर सकता था, जिससे वो इस प्रिजन से बाहर जाता है। इधर हम देखते हैं कि एंटोन होश में आ गया है और उसके पास नताशा और बेलो दोनों खड़े हैं, पर तभी चर्नो बेलो को आवाज देकर बुलाता है। वो उसे अपना क्रिएटर कहता है और कहता है कि तुम मेरा साथ दो ताकि हम इस पूरे यूनिवर्स पर राज कर सकें। नताशा ये सुनकर कंफ्यूज हो जाती है कि चर्नो ने बेलो को अपना क्रिएटर क्यों कहा। नताशा बेलो से ये बात पूछती है मगर वो उसका कोई जवाब नहीं देता। इसके बाद बेलो सब लोगों को कोस्मोबॉल की सीक्रेट के बारे में बताता है कि कैसे ये सिर्फ एक गेम नहीं बल्कि एक लड़ाई है जो कि पूरी दुनिया को चर्नो के इन्वेंशन से बचा रही थी। एंटोन इन सब चीजों से बहुत दुखी था। वो दुखी था अपनी गलतियों को लेकर जिसकी वजह से इतना नुकसान हुआ था। एंटोन अपने स्पटनिक को लेकर जमीन पर ही लेट जाता है, जहाँ उसकी मदर आकर उसे समझाती है कि धरती पर रहने वाले लोग कोई ना कोई गलती करते ही हैं, पर असली इंसान वही है जो कि अपनी गलतियों को सुधारता है। इधर नताशा फिर से बेलो से सेम सवाल पूछती है कि चर्नो ने बेलो को अपना क्रिएटर क्यों कहा था। अब बेलो के पास उसे सच बताने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। वो बताता है कि चर्नो उसका सबसे बड़ा फेलियर है। बेलो ने चर्नो को एक स्पटनिक की तरह अपना कंपेनियन बनाया था जो कि उसकी हर काम में मदद करता। बेलो ने चर्नो के अंदर फीलिंग्स भी डाली थी पर उन फीलिंग्स को वो सही दिशा नहीं दिखा सका, जिसकी वजह से उन दोनों के विचार अलग होने लगे और हुई 20 साल पहले एक इंटरगैलेक्टिक वॉर। इसके बाद हम देखते हैं कि चर्नो अपने नए बनाए वेव ईटर से अर्थ पर अटैक कर देता है। सभी एथलीट्स वेव ईटर को खत्म करने की कोशिश करते हैं। स्पेस में इंटरगैलेक्टिक शिप्स चर्नो को रोकने की कोशिश करती हैं पर उन्हें भी वो बहुत आसानी से हरा देता है। बेलो और नताशा ये सब देख रहे होते हैं। वो स्टेडियम वाली शिप से चर्नो का पीछा करते रहते हैं। धरती पर धीरे धीरे सभी एथलीट्स घायल हो रहे थे और ये वेव ईटर्स तबाही मचाने लगते हैं। इन सब चीजों को जब एंटोन देखता है तो अपने स्पटनिक को होश में लाने की कोशिश करता है। एंटोन अकेले ही उन वेव ईटर्स का सामना करने के लिए निकल जाता है, जहां वो एक वेव ईटर को किक करता है पर दूसरा वेव ईटर उससे टकरा जाता है जिससे वो सीधा नीचे आके गिरता है। एंटोन का स्पटनिक ये सेंस कर लेता है और तेजी से उसके पास आकर बैटल मोड ऑन कर लेता है। एंटोन अब अपनी ताकत से धीरे धीरे सभी वेव ईटर्स को खत्म कर देता है। दूसरी तरफ बेलो नताशा को स्पेसशिप देकर चर्नो का सामना करने का फैसला करता है, पर जैसे ही वो वहां टेलीपोर्ट करने लगता है नताशा भी उसके साथ चली जाती है। वो दोनों चर्नो के पास पहुंच जाते हैं। बेलो यहाँ पर असली रूप दिखाता है, जिसके बाद उन दोनों की फाइट शुरू होती है। नताशा जब चर्नो पर अटैक करने लगती है तब वहाँ पर वालिया आ जाती है। वालिया नताशा को अपने कब्जे में कर लेती है। चर्नो भी बेलो पर हावी हो रहा था। वो उसे कहता है कि इस समय वो बेलो से काफी ज्यादा ताकतवर हो गया है। जब बेलो को कुछ समझ नहीं आता तब वो चर्नो के प्रोटोजीन पर अपनी ताकत से अटैक करने लग जाता है, जिसे बचाने के लिए चर्नो एक बड़ी सी शील्ड बनाता है, पर बेलो किसी तरह फिर भी उस पर अटैक कर देता है। चर्नो का शरीर जमने लगता है। बेलो चर्नो के प्रोटोजीन को तबाह करने वाला ही था कि वालिया नताशा का रूप लेकर उसे रोक देती है। वालिया
चरणों को आजाद करती है, जिसके बाद वो बेलो को मारने लगता है। पर इससे पहले वो ऐसा कुछ कर पाता, वह एंटोन आ जाता है। एंटोन वालिया को पकड़ लेता है और कहता है कि चरणों को बेलो को छोड़ना होगा अगर वो वालिया को जिंदा देखना चाहता है। चरणों बेलो को छोड़कर एंटोन की तरफ बढ़ने लगता है। यहाँ हम देखते हैं कि चरणों खुद ही अपनी बेटी को मार देता है। एंटोन भी इस अटैक की वजह से वहाँ कैद हो चुका था और अब वो कहीं टेलीपोर्ट भी नहीं कर पा रहा था। बेलो चरणों का ध्यान भटकाने के लिए एक बर्फ का गोला वहाँ गिराता है, जिससे गुस्सा होकर चरणों बेलो को मार देता है। इस मौके का फायदा उठाकर एंटोन उस मॉन्स्टर से कनेक्ट कर लेता है, क्योंकि कहीं न कहीं उन दोनों में सेम ही डीएनए होता है। ये मॉन्स्टर गुस्से से एंटोन की तरफ भागता तो है, पर एंटोन इसे भागने की बजाय वहाँ रुककर इसका सामना करता है। मॉन्स्टर एंटोन को ना भागते देख रुक जाता है। वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। एंटोन उस क्रिएचर पर चिल्लाता है कि उसने इतनी तबाही मचा दी है। इस पर वो क्रिएचर भी जवाब में एंटोन के सामने दहाड़ लगाता है। एंटोन उस क्रिएचर को आराम से सहलाता है, जिससे कि वो उसका विश्वास जीत लेता है। चरणों का अब इस क्रिएचर पर कोई कंट्रोल नहीं रहता और वो चरणों को अपने अंदर से भी निकाल कर फेंक देता है, जहाँ से चरणों सीधा आग के गोले में गिरता है, जहाँ वो जलकर मर जाता है। नताशा भी कैद से आजाद हो जाती है। नताशा और एंटोन वापस टेलीपोर्ट होकर धरती पर जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो वेव ईटर भी अब रुक चुके थे। कुछ समय बाद सारी चीजें नताशा की देखरेख में पहले से बेहतर कर दी जाती हैं। नताशा यहाँ कहती है कि समय अब जिंदगी काटने का नहीं, बल्कि जिंदगी खुल के जीने का है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, आपको हमारी ये फिल्म की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ और भी बेहतरीन इंटरेस्टिंग मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।